हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी प्रेम कहानी बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही मजेदार होने के साथ साथ बहुत ही दुखद है, जिसे सुन के आप भी रो पड़ोगे। ये कहानी एक अमित नाम का लड़का और रेणुका नाम की लड़की की है, जो कि एक दूसरे के बिना एक पल भी जी नहीं सकते थे। लेकिन बाद में उन दोनों के बीच में माया नाम की एक चरित्रहीन लड़की की एंट्री होती है, जो कि उन दोनों के प्यार को चूर चूर करके अधूरा कर देती है। तो हम आगे जानेंगे कि कैसे माया अमित को अपने जाल में फंसा के रेणुका की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर देती है, जिससे कि रेणुका और अमित का प्यार इस जन्म में अधूरा ही रह जाता है। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। अमित और रेणुका एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इतना प्यार कि अगर किसी एक को कुछ भी होता था तो दूसरे भी पूरा उदास हो जाता था। उनके घरवाले भी इस बात को अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए वे भी उनके रिश्ते को शादी के बंधन में बांध देना चाहते थे। लेकिन उन दोनों की पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी और वो दोनों ही कॉलेज के फाइनल ईयर में थे। अमित और रेणुका दोनों ही चाहते थे कि पहले पढ़ाई पूरी करके वो दोनों अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, उसके बाद ही उनकी शादी हो। इसके लिए उन्होंने अपने घरवालों को राजी कर लिया था। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके अमित एक अच्छी नौकरी की तलाश में लग गया और रेणुका को भी एक प्राइवेट अस्पताल में नौकरी मिल गई। अमित के पास डिग्री तो थी, लेकिन उसे अभी तक अपने मन मुताबिक नौकरी नहीं मिली थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, अमित परेशान रहने लगा। दूसरी तरफ रेणुका भी अमित को नौकरी न मिलने से परेशान रहने लगी थी, क्योंकि उसकी उम्र भी निकलती जा रही थी और उसके घर वालों ने उस पर शादी के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया था। घर वालों का कहना था कि पहले शादी कर लो, फिर नौकरी ढूंढते रहना। लेकिन अमित नहीं चाहता था कि शादी के बाद कोई उसे ये कहे कि एक बेरोजगार पति अपनी पत्नी की कमाई पर ऐश कर रहा है। एक दिन अमित ने एक बड़े कंपनी का विज्ञापन देखा और वो भी इंटरव्यू देने के लिए चला गया और उसकी काबिलियत के कारण उसे वो नौकरी भी मिल गई। जब उसने यह बात अपने घर वालों को बताई तो वे लोग भी बहुत खुश हुए और खासकर रेणुका की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। वो अपने और अमित की शादी के सपने सजाने लगी। जब अमित उससे मिलने के लिए आया तो वो बिना किसी की परवाह किए उसके गले में बाहें डालकर झूल गई और जब थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि सब लोग उन्हें ही देख रहे हैं तो वो शर्मा कर अंदर चली गई। और कुछ दिनों बाद ही रेणुका और अमित की शादी खूब धूमधाम से कर दी गई। शादी के बाद वो हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। उनके प्यार देखकर परिवार के सभी लोग खुश थे। कुछ दिनों बाद अमित का दूसरे शहर में ट्रांसफर हो गया और एक बार फिर रेणुका और अमित दोनों ही मायूस हो गए, क्योंकि अमित को कंपनी की तरफ से बहुत ही अच्छा ऑफर मिला था। वहीं दूसरी तरफ रेणुका भी एक ऊंची पोस्ट हो गई थी और उसकी सैलरी भी अच्छी खासी थी। वे दोनों नहीं चाहते थे कि उनके हाथ से इतनी अच्छी नौकरियां चली जाएं। रेणुका ने पूरी कोशिश की कि उसका भी अमित के शहर में ही ट्रांसफर हो जाए ताकि वे दोनों एक साथ रह सकें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आखिर वो दिन भी आ गया जब अमित को रेणुका को छोड़कर मजबूरन दूसरे शहर जाना पड़ा। उस दिन रेणुका और अमित एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों दोबारा जिंदगी में फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। कुछ दिनों तक तो दोनों एक दूसरे की यादों में ही खोए रहे। फोन पर तो बातें होती थी, लेकिन एक दूसरे को सामने ना पाकर उनकी कमी का एहसास उनके दिल को बहुत खलता था। किसी काम में उनका मन नहीं लगता था। वो दोनों हंसना, खाना पीना, सोना जागना सब भूल चुके थे। उनकी ऐसी हालत देखकर घर और ऑफिस के सभी लोग परेशान थे। रेणुका भी बीमार रहने लगी थी और एक दिन वो बेहोश होकर गिर पड़ी। जब डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर ने जांच करने के बाद बताया कि रेणुका मां बनने वाली है। ये खबर सुनकर रेणुका बहुत खुश हो गई और उसने अमित को फोन करके ये खुशखबरी सुनाई तो वो भी बहुत खुश हो गया, लेकिन फिर थोड़ी ही देर में उदास होकर बोला, ठीक है रेणुका, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। रेणुका को कुछ भी समझ में नहीं आया कि अमित ऐसा क्यों कह रहा है।
फिर उसने सोचा कि शायद थकान की वजह से अमित ज्यादा बात नहीं करना चाहते, इसलिए उसने भी ठीक है कहकर फोन रख दिया। कुछ दिनों तक तो अमित और रेणुका की फोन पर बातें होती रहीं। एक दिन अमित ने रेणुका से बात करते अचानक कहा, अब मैं तुमसे ज्यादा देर तक बातें नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई मेरी निगरानी कर रहा है। मुझे इस बात का पता लगाना होगा कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। ये बात सुन के रेणुका ने सुमित को समझाया, देखो अमित, अगर कोई गड़बड़ है तो तुम अकेले कुछ मत करना, नहीं तो वो लोग तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। हो सके तो तुम वहाँ की पुलिस की मदद ले लेना। अमित ने कहा, मैं पुलिस की मदद नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो पुलिस वालों की मौजूदगी में ही हो रहा है। फिर रेणुका ने कही, अमित, वहाँ ऐसा क्या हो रहा है मुझे भी तो बताओ, और तुम किसी तरह के जंजाल में मत फंसना। हो सके तो तुम यहाँ चले आओ, छोड़ दो वो नौकरी, हम कुछ भी कर लेंगे, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहती। अपने और मेरे बारे में ना सही तो कम से कम हमारे आने वाले बच्चे के बारे में तो सोचो। अमित कुछ कह पाता, तभी उसे किसी के आने की महसूस हुई और उसने फोन काट दिया। अगले दिन अमित ने रेणुका को फोन किया और कहा, रेणुका, मुझे माफ कर दो। इससे पहले रेणुका कुछ पूछती, अमित रोने लगा और उसका फोन कट गया और रेणुका कहती रह गई, हेलो हेलो अमित, लेकिन उधर से कोई आवाज नहीं आई। रेणुका ने अमित को फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ बताने लगा। कई बार लगाने के बाद भी जब फोन नहीं लगा तो वो बहुत घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर घर के सभी लोग उसके पास आए और पूछने लगे, क्या बात है रेणुका, क्यों रो रही हो? रेणुका ने अमित के साथ हुई अब तक की सारी बातचीत के बारे में घर वालों को बता दी। अमित के पिताजी ने कहा, हमें देर नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में हमें तुरंत ही पुलिस को बताना चाहिए। अमित के पापा और छोटा भाई दोनों पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर दर्ज कराते हैं और फिर घर आ जाते हैं। लेकिन इतने में ही रेणुका को तसल्ली नहीं हुई। वो किसी अनहोनी की आशंका से बहुत घबरा रही थी। उसे रात भर नींद नहीं आई और ना ही उसने कुछ भी खाया। उसे सिर्फ इस बात की चिंता थी कि आखिर अमित के साथ क्या हुआ होगा और उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मुझे माफ कर दो। अगले दिन अमित के पापा फिर पुलिस स्टेशन जाकर पूछते हैं, लेकिन वहां से उन्हें निराशा ही हाथ लगी। इसी तरह कई दिन बीत गए। पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते काटते गए, लेकिन पुलिस को भी अमित का कोई सुराग नहीं मिला। इधर रेणुका का 6वां महीना खत्म हो रहा था और तब उसे अपना ख्याल रखने की ज्यादा जरूरत थी, लेकिन उसे सिर्फ अमित का ही ख्याल आती थी और वो रोने लगती थी। सब उसको समझाने लगते हैं कि वो सब कुछ भूलकर अपने बच्चे के बारे में सोचे और अपनी सेहत पर ध्यान दे, लेकिन उसे किसी की बात समझ में नहीं आती थी। एक दिन रेणुका ने फैसला किया कि वो खुद वहां जाएगी और अमित का पता लगाने की कोशिश करेगी। सब लोग उसका फैसला सुनकर हैरान रह गए और कहने लगे, क्या बकवास है ये, तुम होश में तो हो? तब रेणुका अमित के पापा को गुस्से में कही, हाँ पापा, मैं पूरे होश हवास में ही कह रही हूँ कि मुझे अमित का पता लगाने जाना है और आप लोग भी मुझे रोकने की कोशिश मत करो। और अगले दिन ही निकल पड़ी अपने मंजिल की ओर, अपने अमित का पता लगाने। सबसे पहले रेणुका अमित के पुराने ऑफिस गई, जहां से उसे उसके नए ऑफिस का पता मिल गया, जो कि थोड़ी दूर जंगली एरिया में ही था। सबसे पहले रेणुका ने वहां के एक प्राइवेट जासूस आलोक नाम का एक व्यक्ति से मदद लिया, जो कि उस जंगल के चप्पे चप्पे से भी अच्छी तरह वाकिफ था। फिर उसने अपने लिए एक होटल में कमरा बुक की और फिर उसने मिस्टर आलोक के साथ मिलकर अपने केस की छानबीन शुरू की। मिस्टर आलोक ने रेणुका को कहा कि वो आराम करे, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, लेकिन रेणुका नहीं मानी। उसे जल्द से जल्द अपने अमित का पता लगाना था। सबसे पहले दोनों अमित के ऑफिस गए, जहां वो काम करता था, लेकिन वहां कोई बात करने को तैयार नहीं था। किसी को अमित के बारे में कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ गया। रेणुका दुखी हो गई, क्योंकि एक यही वो जगह थी जहां से पता चल सकता था
लेकिन यहाँ भी निराशा ही होनी पड़ी। इधर जब तक रेणुका ऑफिस के लोगों से पूछताछ कर रही थी, तब तक मिस्टर आलोक ने पूरे ऑफिस पर एक सरसरी नजर घुमाकर देख ली थी और फिर वे दोनों बाहर आ गए। वापस होटल आकर रेणुका ने मिस्टर आलोक से कही, यहाँ तो कोई कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। अब कैसे पता चलेगा कि अमित कहाँ है? मिस्टर आलोक ने कहा, चिंता मत होइए रेणुका जी, हम अमित जी का पता जल्दी ही लगा लेंगे। अगले दिन मिस्टर आलोक ने रेणुका से कहा कि आप अमित के ऑफिस से उनके घर का पता लगाने की कोशिश कीजिए। तब तक मैं अपने एक दोस्त से मिलकर आता हूँ। रेणुका फिर से ऑफिस गई और अमित के घर का पता मांगी, लेकिन वो कर्मचारी ने ये कहकर मना कर दिया कि मैं यहाँ पर नई हूँ और पहले के सारे रिकॉर्ड भी मेरे पास नहीं है। आई एम सॉरी मैम। तभी एक खूबसूरत सी लगभग रेणुका के उम्र की लड़की रेणुका से आकर टकरा गई और उसने रेणुका के हाथ में एक कागज का टुकड़ा थमा दिया और धीरे से कही, बाहर जाकर पढ़ना। ये कहकर वो चली गई। रेणुका को कुछ समझ में नहीं आई और आगे कुछ बिना सोचे बाहर आ गई। बाहर आकर उसने कागज का टुकड़ा खोलकर देखी तो उसमें एक पता लिखा था और साथ में मिलने का समय भी। रेणुका ने मिस्टर आलोक को फोन करके सारी बात बता दी। उसी दिन शाम को वे दोनों उस कागज पर लिखे हुए एड्रेस और समय पर पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें वही लड़की मिली जो सुबह ऑफिस में रेणुका से टकराई थी। उसने रेणुका से कही, मेरी नाम माया है और मैं अमित के साथ काम करती थी। अमित ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था और तुम्हारी फोटो भी दिखाई थी, इसलिए मैं तुम्हें देखते ही पहचान गई थी। अब समझ में आया कि वो तुम्हारी इतनी तारीफ क्यों करता था। मिस्टर आलोक ने माया से पूछा, आप अमित के साथ काम करती थी, तब तो आपको पता होगा कि वो कहाँ है। माया ने कही, मुझे नहीं मालूम कि अमित कहाँ है, पर वो पिछले कुछ दिनों से काफी परेशान था और किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता था। ये बात सुन के मिस्टर आलोक और रेणुका को चांदनी की बातों से इतना तो पता चल गया था कि वो भी सच में अमित के बारे में कुछ नहीं जानती। अब तो और भी समस्या ये हुई कि अब अमित का पता कैसे लगाया जाए। ये समस्या अभी भी बनी हुई थी। मिस्टर आलोक ने माया से अमित के घर का एड्रेस लिया और उसे कहा कि जब जरूरत होगी तो हम आपको बता देंगे। फिर वे वापस होटल चले गए। वापस होटल पहुंचकर मिस्टर आलोक ने रेणुका से कहा, आप चिंता मत कीजिए, कल सुबह ही हम लोग उस रूम पर जाएंगे जहां अमित रहता था और कल तक मेरा दोस्त भी कोई ना कोई खबर लेकर आ ही जाएगा। उसके बाद दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं, लेकिन रेणुका को नींद नहीं आती। वो अपने घर के लोगों को फोन करके सारी बातें बता देती है और उन्हें आश्वासन देती है कि अमित का जल्दी ही पता चल जाएगा। ये बात कह के शांत होके बैठ गई। अब उसे इंतजार है तो कल सुबह का क्या होने वाला है कल। रेणुका को रात भर नींद नहीं आई। रेणुका सुबह का इंतजार कर रही थी। सुबह जल्दी उठकर वो तैयार हो गई और मिस्टर आलोक के आने का इंतजार करने लगी। तभी आलोक आया और दोनों अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें आलोक का दोस्त मिला जिसने मिस्टर आलोक को कुछ दिया, जिसे उन्होंने अपनी जेब में रख लिया और वो चला गया। मिस्टर आलोक रेणुका को उस घर में ले गए जहां अमित रहता था। वहां रेणुका ने देखी हर एक सामान बड़े ही सज धज के रखा हुआ था और अमित के बेड के पास उन दोनों की फोटो फ्रेम भी रखी हुई थी, जिसे देखकर रेणुका रो पड़ी। मिस्टर आलोक ने रेणुका को शांत किया और अपने काम में लग गए। सबसे पहले उन्होंने अमित के कमरे को अच्छी तरह से देखा। वहां उन्हें कुछ नहीं मिला। रेणुका ने अपनी और अमित की फ्रेम की हुई फोटो अपने पास रख ली। जैसे ही वे लोग वापस जाने के लिए मुड़े, अचानक कमरे में कुछ आकर गिरा। मिस्टर आलोक ने देखा एक कागज का टुकड़ा पत्थर पर लटका के फेंका गया है। उन्होंने उस कागज को उठाया तो उसमें लिखा था, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम लोग भी वही पहुंचा दिए जाओगे जहां अमित को पहुंचाया है। जैसे ही आलोक ने कमरे के बाहर झांक कर देखा तो उन्हें एक लड़की भागती हुई दिखाई दी। जब उन्होंने उस कागज की लिखावट को देखा तो तुरंत ही रेणुका से वो कागज मांगा जिसमें माया ने अमित का पता लिख कर दी थी।
थोड़ी देर बाद रेणुका और मिस्टर आलोक वापस होटल चले गए। उसके बाद रूम में मिस्टर आलोक ने रेणुका को कहा, मुझे लगता है अमित के गायब होने में जरूर माया की ही हाथ है। जब रेणुका ने पूछी, आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये काम उसी की है, तो मिस्टर आलोक ने रेणुका को वही कागज का टुकड़ा दिखाया और कहा, आप खुद ही दोनों लिखावट को मिलाकर देख लीजिए। रेणुका ने अच्छी तरह से कागज को देखी तो सचमुच दोनों की लिखावट एक थी। अब रेणुका को कुछ कुछ समझ आने लगी थी कि माया ही वो जरिया है जो उन्हें अमित तक पहुंचा सकती है। मिस्टर आलोक ने अपना लैपटॉप खोला और अपनी जेब से कुछ निकाला। रेणुका ने पूछी, ये क्या है मिस्टर आलोक जी, आपने मुझे बताया नहीं। तो उन्होंने कहा, ये एक माइक्रोचिप है जो मुझे मेरे दोस्त विक्रम ने दिया था। उस दिन आपको होटल छोड़ने के बाद मैं और मेरा दोस्त विक्रम अमित के घर गए थे और मैंने उसके घर की अच्छी तरह छानबीन कर ली थी। घर में तो मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन विक्रम को घर के बाहर ये माइक्रोचिप मिला था और उसने ये चिप अपने पास रख लिया था जो मुझे देना भूल गया था। इसलिए मैंने उसे आज सुबह बुलाया था। देखते हैं इसमें क्या है। जब उन्होंने चिप लगाई तो उसमें एक वीडियो मिला जो खुद अमित ने रिकॉर्ड किया था। रेणुका रोने लगी। वीडियो चालू होता है और अमित सुरवत में कहता है, हेलो रेणुका, कैसी हो? मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बिना खुश नहीं हो और ये भी जानता हूँ कि एक ना एक दिन तुम मुझे ढूंढते हुए जरूर आओगी। अगर तुम यह वीडियो देख रही हो तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें मेरा ये वीडियो मिल गया है। रेणुका, मैं अपने जॉब से बहुत खुश था और जब मुझे यहाँ आने का ऑफर मिला तो मैं मना नहीं कर सका, क्योंकि मुझे प्रमोशन के साथ एक अच्छा खासा सैलरी, साथ में बढ़िया फ्लैट और विदेश की ट्रिप ऑफर हुई थी। मैंने सोचा कि कुछ दिनों में जब सब कुछ सेट हो जाए तो मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा और तुम्हें यहाँ अपने पास रखूंगा। हमेशा हम दोनों साथ रहेंगे। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। यहाँ मेरी मुलाकात माया के साथ हुई, जो मेरा असिस्टेंट बनकर आई थी। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन थोड़े समय के बाद मुझे महसूस हुआ कि माया मेरे करीब आना चाहती थी। वो मुझे कई तरीकों से फंसाने की कोशिश करती थी। एक दिन मैंने उसे कहा कि वह अपनी हद में रहे। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो नहीं मानी। मानो जैसे उसके सर पर तो जैसे कोई भूत सवार हुआ हो। वो मुझे किसी भी हालत में पाना चाहती थी। एक दिन उसने मेरे कॉफी में नशे की दवा मिलाकर पिला दी। मैं अपने होशो हवास खो बैठा था। उसके बाद मुझे नहीं मालूम था कि मेरे साथ क्या हुआ। कुछ दिनों के बाद उसने मुझे एक वीडियो दिखाई जिसमें उसके साथ मेरे कुछ अश्लील वीडियो रिकॉर्ड हुआ था। ये देखकर मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये मैं ही हूँ, लेकिन जो वीडियो में था उसे देखकर इनकार भी नहीं किया जा सकता था कि वीडियो का आदमी मैं नहीं हूँ। उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगा तो वो पूरी वीडियो सबको दिखा देगी और तुम्हें जान से मारने की धमकी भी दी। उस दिन के बाद से वो मुझे रोज ब्लैकमेल करने लगी और जबरदस्ती मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने लगी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मेरे परिवार की बदनामी हो और तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे, इसलिए मैं चुपचाप उसकी बातें मानता रहा। उसने जैसा कहा मैंने वैसा किया और तुमसे झूठ बोलने के लिए भी उसने ही मुझे कही थी कि यहाँ कुछ भी गड़बड़ी नहीं चल रहा था। रेणुका, हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे साथ वफादारी नहीं निभा पाया और अब मैं इस काबिल भी नहीं रहा कि मैं तुम्हें अपना चेहरा दिखा सकूं। इसलिए मैं हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर जा रहा हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। अलविदा माय लव, आई लव यू एंड आई एम सॉरी। और ऐसे ही अमित का रोते रोते वीडियो खत्म हो गया। ये वीडियो देख के रेणुका को बहुत गहरी चोट लगी। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रही थी कि अमित ने जो कहा वो सच है। मिस्टर आलोक ने माया के बारे में जानने के लिए उसके ऑफिस गए, जहां से उन्हें उसके गांव का पता मिला और अगले दिन ही निकल पड़े। जब उसके गांव पहुंचे तो वहां उन्हें माया के माता पिता और एक भाई मिले। उनसे पूछताछ करने से पता चला
कि माया करीब 5 साल पहले ही घर छोड़कर चली गई है। वो बहुत ही आयाशी स्वभाव की लड़की है। वो अपना दिल बहलाने के लिए नए नए मर्दों को फंसाती थी और उनके अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करती है। फिर बाद में जब उसका दिल भर जाती है तो वो उन्हें मार देती है। हमारा उसके साथ अब कोई रिश्ता नहीं है। हम नहीं जानते कि वो कहाँ रहती है, साथ में क्या करती है, और वो हमारे लिए मर चुकी है। रेणुका और मिस्टर आलोक वापस लौट आए। अगले दिन मिस्टर आलोक के दोस्त विक्रम ने फोन करके आलोक को बताया कि माया की पता चल गया है। वो एक लॉज में रहती है और इस समय किसी गोविंद नाम के लड़का के साथ उसकी दोस्ती है। अगले दिन मिस्टर आलोक और रेणुका पुलिस के साथ सुबह सुबह ही उस लॉज में पहुंच जाते हैं जहां माया रहती थी। रेणुका को माया के रूम नंबर का पता चलती है और माया मौके पर ही पकड़ी गई। रेणुका माया के पास आई और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोली, कहाँ है मेरी अमित? तुमने उसके साथ क्या किया बताओ मुझे। तब माया ने बताई और कही, मैं अमित से सचमुच में प्यार करने लगी थी, लेकिन उसने मुझे अपनाने से मना कर दिया, इसलिए मुझे मजबूर होकर उसके साथ जबरदस्ती करनी पड़ी। लेकिन वो तुम्हारे प्यार में इतना पागल था कि मेरे ब्लैकमेल करने पर भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो मेरे साथ होते हुए भी सिर्फ तुम्हारा ही नाम लिया करता था, इसलिए मैंने उसको जान से मार डाली। ये कह के माया जोर जोर से हंसने लगी। अगले दिन अमित के घरवाले भी वहां पहुंच चुके थे। पुलिस ने माया से अमित के डेड बॉडी का पता लगाया और उसका विधिवत अंतिम संस्कार कराया गया और अमित के घर वाले रेणुका को लेकर वापस अपने घर चले गए। रेणुका अमित के जाने के बाद बहुत दुखी थी, क्योंकि अब वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। लेकिन उसे जीना तो होगा, अपने लिए नहीं, पर अपने और अमित के प्यार की निशानी, उस आने वाले बच्चे के लिए जो उसके अंदर सांसें ले रहा था। ये प्रेम कहानी इस जन्म में तो अधूरी रह गई, लेकिन अगले जन्म में पूरी करने की उम्मीद और सुमित की यादों के सहारा लेकर अपने कर्तव्य पालन में रेणुका ने खुद को व्यस्त कर लिया और अपनी सारी जिंदगी अपनी बेटा और परिवार को समर्पित कर दी। तो साथियों, आपको ये कहानी सुन के कैसे लगा? कमेंट करना मत भूलिएगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ऐसे ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।